वेलकम एवरीवन। सबसे पहले तो आप लोग को सबको हैप्पी होली। मेरी तरफ से ये छोटी सी गिफ्ट आप सबको। आई होप आप लोग को पसंद है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग सो फार एज इट प्रोमोट्स। ऑप्शन 1 में आपका ड्रिल्ड, ऑप्शन 1 में आपका डिसिप्लिन ड्रिल, ऑप्शन 2 में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन 3 में आपका स्टडी एसोसिएशन, ऑप्शन 4 में आपका मास्टरी ऑफ फैक्ट्स। का सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन 2 जो कि है आपका क्रिटिकल थिंकिंग। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स गिवन बिलो विच आर कंसिडर्ड डायलॉगिक। ऑप्शन ए है आपका लेबोरेटरी वर्क, ऑप्शन बी है आपका डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्शन सी है आपका ट्यूटोरियल्स, डी में आपका ग्रुप डिस्कशन, डी में आपका प्रोजेक्ट वर्क। इनमें से आपका डायलॉगिक टीचिंग मेथड कौन कौन से होंगे? इसमें से आपका जो ग्रुप डिस्कशन है वो तो होगा ही। देखते हैं ऑप्शन डी कहाँ पर है। सी और डी है, बी नहीं होंगे, बी एंड सी भी नहीं होंगे, तो सी एंड डी या फिर डी एंड ई। तो प्रोजेक्ट वर्क और ट्यूटोरियल्स के बीच में डायलॉगिक कौन सा है? तो वो है आपका ट्यूटोरियल्स। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 जो कि आपका सी और डी। Identify from the following those features of key behavior which are contributive to effectiveness of learning. ऑप्शन ए में आपका lesson clarity which implies making ideas clear to learner. बी में questioning implying fact and concept based question. ऑप्शन सी में आपके probing involving electing and soliciting moves. ऑप्शन डी में आपका teacher task orientation with a focus on the outcomes on unit clearly defined. ऑप्शन ई में आपका engagement in the learning which implies the amount of time students devote to learning. इनमें सही ऑप्शन क्या होगा? देखिए, लेसन क्लैरिटी ऑप्शन ए, टीचर टास्क ओरिएंटेशन, जिससे आपका यूनिट क्लियरली डिफाइंड, ये दोनों तो होंगे। तो देखते हैं ऑप्शन ए और डी कहाँ पर है आपका। ऑप्शन ए और डी पर 3 करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए, डी और ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, which of the following factors contributing to school learning are termed as social competences? तो ऑप्शन ए में आपका मोटिवेशन, ऑप्शन ए में आपका मोटिवेशन, ऑप्शन बी में आपका इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी में आपका सोशल स्किल्स, ऑप्शन डी में आपका फैमिली सपोर्ट, ऑप्शन ई में आपका स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। में से कौन सा आपका स्कूल लर्निंग आर टर्म्ड एज सोशल कॉन्फिडेंस? आपका सोशल स्किल होगा, आपका मोटिवेशन होगा। देखते हैं ए और सी किसमें। तो ए और सी है इसमें, और आपके नंबर 1 ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी और डी। इसके बाद देखते हैं मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग द रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। तो ये रिसर्च का है और रिसर्च में ये टेस्ट यूज किए जाते हैं टू मेजर द रिलायबिलिटी। तो इसमें आपका ए में दिया हुआ है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, ऑप्शन बी में दिया हुआ है अल्टरनेट फॉर्म मेथड, ऑप्शन सी में दिया हुआ है स्प्लिट हाफ मेथड, ऑप्शन डी में दिया हुआ है इंटरेटर मेथड। तो 1 डिस्क्रिप्शन में पहले में दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिंग द टेस्ट इन 1 सेशन, 2 इक्विवेलेंट हाफ्स ऑफ द टेस्ट फॉर कोरिलेशन, 2 में दिया हुआ है 2 और मोर डेटा स्कोर द टेस्ट इंडिपेंडेंटली, 3 में दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिंग द सेम टेस्ट टू सेम ग्रुप एट 2 डिफरेंट सेशन, 4 में दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिंग 2 फॉर्म्स ऑफ द टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट 2 डिफरेंट सेशंस। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्प्लिट हाफ मेथड देखिए, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेशन इनटू 2 इक्विवेलेंट हाफ्स। तो सी का तो होगा 1, सी का होगा 1। यहाँ पर ऑप्शन क्या है? नंबर 4 में आपका सी का 1, डी का हो जाएगा आपका 2, पी का हो जाएगा आपका 4 और ए का हो जाएगा आपका Which of the following research is an intervention based cyclic in nature and improvement focus? ऑप्शन 1 है आपकी केस स्टडी, ऑप्शन 2 है आपका सर्वे,
3 है आपका एक्सपेरिमेंटल और 4 है आपका एक्शन रिसर्च। तो सही आंसर अगर देखा जाए तो फिर वो होगा आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के बारे में अगर बात की जाए तो ये क्या क्या था, प्रॉब्लम होता है, कोई भी एक प्रॉब्लम होता है तब एक्शन रिसर्च किया जाता है और उस प्रॉब्लम के लिए आपका इमीडिएट सॉल्यूशन सर्च करके देता है आपका एक्शन रिसर्च। तो इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट एग्जाम में थोड़ा सा चेंज करके दिए जाते हैं, तो एक्शन रिसर्च को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद देखेंगे यूजिंग एन अप्रोप्रिएट पैरामेट्रिक टेस्ट इन a research project, the researcher find evidence to reject the null hypothesis. In doing so, which type of error is likely to occur? 1 है अल्फा एरर, 2 है बीटा एरर, 3 है बोथ अल्फा एंड बीटा एरर, 4 है नाइदर अल्फा एरर नॉर बीटा एरर। तो आपका सही आंसर अगर देखा जाए तो आपका सही आंसर होगा 1 अल्फा एरर। तो जो सेंटेंस है उसमें आपको ये पार्ट जो है इग्नोर करना होगा, ये पार्ट सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यहाँ से आप सेंटेंस को पढ़िए, रिसर्चर फाइंड एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो जब नल हाइपोथेसिस को हम लोग गलत बताते हैं तब क्या होता है, तब होता है हम लोग का अल्फा एरर। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो कि अल्फा एरर। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जब भी हम रिसर्च करते हैं तब हम लोग क्रिएट करते हैं एक हाइपोथेसिस। जब हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं तब उसमें 2 हाइपोथेसिस होते हैं जिसको हम लोग प्रूव करने जाते हैं, एक अल्टरनेट और एक नल हाइपोथेसिस। मान लीजिए मैं एक हाइपोथेसिस कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ जंगल के बारे में कि जंगल काटने से आपके एनिमल जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो हो जाएगा मेरा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और जैसे मैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाऊंगा उसी के साथ हो जाता है आपका नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या बताएगा कि जंगल काटने से एनिमल्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो रिसर्च में मुझे क्या करना होगा, रिसर्च में मुझे ये नल हाइपोथेसिस जो है इसको आपका गलत प्रूफ करना होगा। जैसे मैं नल हाइपोथेसिस को गलत बताता हूँ मेरा क्या सही हो जाता है, तो मेरा सही हो जाता है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो उसी में आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग में 2 टाइप के एरर रहता है, आपके टाइप 1 एरर और आपका टाइप 2 एरर। तो इसको एक बार टेबल के फॉर्म में याद करेंगे। पहले लिखेंगे एक साइड पे, आप लोग भी कॉपी पेन निकाल के लिखना स्टार्ट कीजिए। एक साइड में लिखेंगे टाइप 1 एरर और दूसरे साइड में लिखेंगे आपका टाइप 2। अगर टाइप 1 एरर की बात की जाए तो टाइप 1 एरर में क्या होता है, टाइप 1 एरर में आपका जो नल हाइपोथेसिस होता है उससे हम लोग गलत बताते हैं। अब और एक चीज आप याद रखिएगा कि नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करता है H0 और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करता है आपका H1। तो टाइप 1 एरर में क्या होता है, जो नल हाइपोथेसिस होता है वो आपका सही होता है पर उसे हम लोग गलत बताते हैं। तो नल हाइपोथेसिस होता है उससे वो आपका सही होता है लेकिन हम लोग क्या गलत बताते हैं। इससे क्या होता है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो आपका सही हो जाता है। नल हाइपोथेसिस होता तो सही है पर अल्टरनेट हाइपोथेसिस को करेक्ट बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको गलत बता देते हैं। इससे क्या होता है आपका क्रिएट होता है फॉल्स पॉजिटिव और इससे कहा जाता है आपका अल्फा एरर। टाइप 2 एरर में क्या होता है, आपका जो नल हाइपोथेसिस होता है वो आपका गलत होता है पर किसी वजह से हम लोग नल हाइपोथेसिस को जो है उसे मान लेते हैं और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है इसके वजह से आपका गलत हो जाता है। इससे क्या बोला जाता है आपका, इसे बोला जाता है फॉल्स नेगेटिव, इसे बोला जाता है आपका फॉल्स नेगेटिव या फिर कहा जाता है इसको बीटा एरर। अब देखते हैं इसको याद कैसे रखना पड़ता है। तो आपका टाइप 1 एरर में क्या है, दोनों आपके पॉजिटिव है, दोनों टिक दिए हुए तो पॉजिटिव, और दोनों किसी रिसर्च में आपके पॉजिटिव नहीं हो जाते इसलिए आपका हो गया फॉल्स। यहाँ पर देखिए दोनों आपके नेगेटिव है, क्रॉस लिए हुए हैं, तो ये हो गया आपका नेगेटिव
दोनों का भी नेगेटिव एक साथ नहीं हो सकते, तो ये हो गया फॉल्स। एक नेगेटिव होगा और दूसरा आपका पॉजिटिव होगा, यही रिसर्च का नियम है। फिर आता है आपका, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो आप यूट्यूब और बहुत सारे वीडियोस में देखोगे कि अल्फा मेल दिखाया जाता है, ये अल्फा फीमेल दिखाया जाता है, वो मतलब बहुत पॉजिटिव होते हैं, उनके पास सुपर पावर रहता है, फलाना ढिमकाना। तो उससे याद रख सकते हैं कि अल्फा मतलब होता है आपका पॉजिटिव और बीटा कौन होता है, जो आपका होता है नेगेटिव। तो यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए। टाइप 1 एरर में क्या होता है, आपका नल हाइपोथेसिस जो होता है वो आपका सही हो जाता है, पर रिसर्चर उसको नल हाइपोथेसिस को सही नहीं बोल के बोलता है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है मेरा वो सही है, और इसलिए ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मान लिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, आपका फॉल्स पॉजिटिव, और भी क्या कहा जा सकता है, अल्फा एरर। टाइप 2 एरर की बात की जाए तो यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस होता है वो आपका गलत होता है, लेकिन नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हटा दिया जाता है या फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। इसको कहा जाता है फॉल्स नेगेटिव या फिर बीटा एरर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका सही ऑप्शन होगा 1, जो कि है अल्फा एरर। बाद क्वेश्चन देखेंगे, अ कॉलेज यूनिवर्सिटी टीचर plans to test his her substantive research hypothesis in a major project. Which of the following statements are considered relevant in this regard? ऑप्शन ए है आपका substantive research hypothesis has to clearly specify the relationship among variables. B में research hypothesis may be directed at finding out differential effects or relationships. ऑप्शन सी में आपका null hypothesis should be formulated beforehand. डी में आपका देयर इज अ डायरेक्ट सपोर्ट अवेलेबल फॉर टेस्टिंग द सब्सटेंसिव रिसर्च हाइपोथेसिस। ई में आपका द फाइनल डिसीजन ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस मे बी रीच्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिसाइडिंग द फेट ऑफ द नल हाइपोथेसिस। अभी हम लोग ने जो पढ़ा था कि नल हाइपोथेसिस पे हम लोग को रिसर्च करना पड़ता है, तो ये ऑप्शन ई जो है वो तो आपका सही हो जाएगा। नल हाइपोथेसिस पे रिसर्च करना पड़ता है, तो ये ऑप्शन ये आपका सही हो गया, और ऑप्शन ए भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दो वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन ही सर्च करते हैं आपके रिसर्च में, जिसमें आपका ऑप्शन ए और ई रहेगा। ए और ई किस में नहीं है, सी डी में नहीं, ए डी ई में और ए बी ई में है। तो डी में क्या है, देयर इज अ डायरेक्ट सपोर्ट अवेलेबल फॉर टेस्टिंग द सब्सटेंसिव रिसर्च हाइपोथेसिस, और बी में रिसर्च हाइपोथेसिस में बी डायरेक्टेड एट फाइंडिंग द डिफरेंशियल इफेक्ट्स और रिलेशनशिप। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। रिलेशनशिप ढूंढते हैं दो वेरिएबल में, इसलिए तो आपका दो हाइपोथेसिस बनाते हैं। एक होता है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसका अपोजिट में बन जाता है आपका नल हाइपोथेसिस। फिर देखेंगे लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करने के लिए बोला गया। लिस्ट 1 ए में है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, बी में सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, सी में डायमेंशन सैम्पलिंग, डी में स्नोबॉल सैम्पलिंग। नंबर 1 में आपका द यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्पेसिफिक फीचर्स आइडेंटिफाइड बिफोर ड्राइंग अ सैंपल स्ट्रक्चर। 2 में आपका ईच यूनिट इज गिवन एन इक्वल इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग पिक्ड अप। 3 में आपका द के इंटरवल इज ऑब्टेन्ड बाय capital N and the units are drawn by using the same, where N is the population of the size and small n is the desired sample size. ऑप्शन डी में आपका 4 में आपका फर्स्ट मेंबर यूनिट इज यूज टू आइडेंटिफाई द सेकेंड यूनिट एंड सो ऑन। तो डी क्या हो जाएगा, डी आपका डायरेक्ट मैच हो जाएगा, डी का 4। यहाँ पर डी का 4 कहाँ है, आपका 2। तो एग्जाम में भी आपको यही करना होगा, सिर्फ आपको एक ही मैच करना होगा और उससे आंसर जल्दी से जल्दी निकालना होगा। ऐसा मत कीजिए कि हर एक ऑप्शन का आप मैच करते रहेंगे। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पिरिको इंडक्टिव पैराडाइम इन रिसर्च फोकसेस ऑन मीनिंग गिविंग सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव टू डिपिक्ट रियलिटी। रीजन दिया हुआ है, द पर्पस ऑफ रिसर्च पैराडाइम इज नॉट टू अराइव एट जनरलाइजेशन बट टू डिस्कवर द रियलिटी एज लिव्ड। इसमें नंबर 1 ऑप्शन में दिया हुआ है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 2 में दिया हुआ है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
सी में दिया हुआ है ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, 4 में दिया हुआ है ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर हम लोग को कॉम्प्रिहेंशंस दिया हुआ है, तो कॉम्प्रिहेंशंस में हमेशा आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना होगा और उसके बाद जाके आप जब क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होता है, क्वेश्चन आपके दिमाग में रहता है और जैसे ही वो पॉइंट आता है आपके मतलब जो रिलेटेड पॉइंट होता है कॉम्प्रिहेंशन में, तो आप वहाँ से आंसर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन को देखेंगे, द प्रेजेंट डे मार्केटर्स आर फोकस्ड ऑन, marketers are examining their relationship with social values and responsibilities and with the very earth that sustains us. As the worldwide consumerism and environmentalism movement mature, today's marketers, ये देखिए आ गया आपका today's marketers, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ present day marketer are being called on to develop sustainable marketing practices. और एक बार पढ़ेंगे, मार्केटर्स आर एग्जामिन देयर रिलेशनशिप विद सोशल वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड विद द वेरी अर्थ दैट सस्टेन्स अस एज द वर्ल्ड वाइड कंज्यूमरिज्म एंड एनवायरमेंटलिज्म मूवमेंट मैच्योर, टुडेज मार्केटर्स आर बीइंग कॉल्ड ऑन टू डेवलप सस्टेनेबल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। प्रेजेंट डे मार्केटर्स हैव फोकस्ड ऑन, ऑप्शन 1 है कंज्यूमरिज्म, ऑप्शन 2 है सोशल ऑब्लिगेशन, ऑप्शन 3 है सस्टेनिंग द बिजनेस प्रैक्टिस, ऑप्शन 4 है आपके कॉम्पिटेटिव बिजनेस। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो कि है सोशल ऑब्लिगेशन। बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कंसर्न फॉर टुडेज सोसाइटी सेंटर्स ऑन, टुडेज सोसाइटी सेंटर्स ऑन, तो यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें। कॉर्पोरेट एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम हॉट टॉपिक्स फॉर ऑलमोस्ट एवरी बिजनेस and few companies can ignore the renewed and very demanding environmental movement. Every company action can affect customer relationship. Today's customer expect companies to deliver value in a socially and environment responsible way. यहाँ पर आप देखिए कस्टमर एक्सपेक्टेशन दिया हुआ है, कंसर्न फॉर टुडेज सोसाइटी। आपको तो एग्जैक्टली मैचिंग वर्ड बहुत कम बार मिलेंगे और आपको एक रिलेटेड मतलब एक ही मीनिंग का देखना होगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया, कंसर्न फॉर टुडेज सोसाइटी क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कस्टमर रिलेशनशिप, कॉर्पोरेट एथिक्स या फिर डिलीवर वैल्यू फॉर मनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कॉर्पोरेट एथिक्स। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। व्हाट डू फारसाइटेड कंपनीज प्रेफर, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम लोग। द सोशली रेस्पॉन्सिबिलिटी and environmental movements will place even stricter on companies in the future. Some companies resist this movement, budging only when forced by legislation or organized customer outcries. ये देखिए यहाँ आ गया फॉरवर्ड लुकिंग कंपनीज, ये फार साइटेड कंपनीज। फार साइटेड कंपनीज क्या प्रेफर करती है, it daily accept their responsibilities to the world around them. They view sustainable marketing as an opportunity to do well by doing good. फारसाइटेड कंपनीज क्या प्रेफर करती है, ऑप्शन 1 है आपका सस्टेनेबल मार्केटिंग, ऑप्शन 2 है आपका लेजिस्लेटिव कंपल्शन, ऑप्शन 3 है आपका ऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर प्रेशर या फिर ऑप्शन 4 है स्टेटस क्वो इन द मार्केट। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 जो कि सस्टेनेबल मार्केटिंग। ये देखिए यहाँ पर आपका मिल जाएगा, ये देखिए view sustainable marketing as an opportunity to do well by doing good। के बाद क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज सस्टेनेबल मार्केटिंग, ये तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। सस्टेनेबल मार्केटिंग क्या है, इमीडिएट प्रॉफिटेबिलिटी, कम्युनिटी हेल्थ, डूइंग गुड टू कम्युनिटी एज एन अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म बर्डन ऑन सोसाइटी एज अ डिफिकल्ट इशू। हो जाएगा ऑप्शन 3 डूइंग गुड टू कम्युनिटी एज एन अपॉर्चुनिटी। देखिए as an opportunity to well by doing good. Caring capitalism is inclusive of, पहले हम लोग ने डूइंग गुड तक पढ़ा था, फिर स्टार्ट करेंगे। बेसिक वेज टू प्रॉफिट बाय सर्विंग इमीडिएट नीड्स एंड द बेस्ट लॉन्ग रन of their customer and communities. Some companies such as Patagonia, Ben and Jerry's, Timberland Method and other practice caring capitalism। ये देखिए आ गया caring capitalism, setting themselves apart by being civic minded and responsible. They build social linkages.
ऑप्शन ए में है आपका मेक प्रॉफिट बाय इग्नोरिंग सोशल डिमांड्स, बी में आपका बीइंग सिविक माइंडेड, सी में आपका फोर्जिंग सोशल लिंकेजेस, डी में बज व्हेन देयर इज अ लेजिस्लेटिव नज। तो नंबर 1 में ए एंड बी ओनली, 2 में बी एंड सी, 3 में सी एंड डी, 4 में ए एंड डी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा और सी होगा। यहाँ पर आप देखिए बीइंग सिविक माइंडेड और सोशल लिंकेजेस, तो आपका बी और सी कहाँ पर? 2। efficacy of written communication depends upon, efficacy मतलब होता है effectiveness। ए में आपका लेंदी प्रेजेंटेशन, बी में आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, सी में आपका एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, डी में आपका डिफेक्टिंग सेंटेंसेस, ई में आपका यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, एफ में है इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स। तो आपका लेंदी प्रेजेंटेशन और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर तो नहीं होगा, तो जहाँ पर ए या बी है वो काट दो। फिर भी बी है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो कौन कौन सा है? आपका सी डी एफ एंड डी ई एफ, मतलब डी और एफ दोनों में है, मतलब डी और एफ तो सही है। डी और एफ देखना होगा सी सही है कि ई सही है। सी में क्या है? एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, और एफ में क्या है? इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड्स। सही क्या हो जाएगा? आपका सी सही हो जाएगा, तो सी डी ई। ऑप्शन नंबर 3। आप देखते होंगे कि एग्जाम में हमेशा टीचर्स बोलते हैं कि पढ़ाई जब कर लो उसके बाद पेपर देने के बाद रिवाइज जरूर करना है। रिवाइज करना है मतलब क्या होता है? एडिटिंग करना, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उनको रखना, बाकी चीजें को हटा देना। Given below are two statements labeled as assertion and reason. In the response, A में दिया हुआ है it is the responsibility of teacher to make students active listeners with the help of different interactive techniques. Reason में दिया हुआ है in a teacher-centric communication, students tend to become passive listeners. एक नंबर ऑप्शन दिया हुआ है both A and R सही है and R is the correct explanation of A. 2 नंबर पे दिया हुआ है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। 3 में दिया हुआ है ए सही है पर आर जो है वो गलत है, और 4 में दिया हुआ है ए जो है वो गलत है और आर सही है। इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो होगा ऑप्शन 1, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब दोनों लिस्ट को मैच करने के लिए बोला गया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप। के बाद मास, कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया। कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है बिटवीन पर्सन्स, 2 में विद इन अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, 3 में लार्ज नंबर ऑफ अननोन ऑडियंस, 4 में है विद इन वन सेल्फ। बिटवीन पर्सनल क्या हो जाएगा? इंटरपर्सनल, तो फिर बी का हो जाएगा 1। बी को 1 कहाँ है? आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन 4। तो मैंने जैसा बताया कि एक ही आपको आंसर मैच करना है, लेकिन आप दूसरा अगर पॉइंट चाहो तो खुद से मैच कर सकते हो। अब 2 स्टेटमेंट देखते हैं। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है पर्सनैलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स इन द क्लासरूम सिचुएशन अ बैरियर टू इफेक्टिव इंटरेक्शन। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है आपका impersonal communication is invariably considered the best solution in a classroom environment. तो बाद ऑप्शन दिया हुआ 1 में both statement 1 and statement 2 are true. 2 में दिया हुआ है both statement 1 and statement 2 are false. 3 में दिया हुआ है statement 1 is correct but statement 2 is false. 4 में दिया हुआ है statement 1 is correct but statement 2 is false. इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 3 में स्टेटमेंट 1 आपका सही है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है। अभी हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन 3 नंबर्स, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड। फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड हाफ ऑफ द थर्ड। ट्वाइस द सेकंड एंड हाफ ऑफ द, तो ये हो गए मेरे 3 नंबर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, ये जो पहला नंबर है दिस इज डबल ऑफ द सेकेंड। के बाद दिया हुआ है फर्स्ट इज हाफ ऑफ द थर्ड, मतलब हाफ ऑफ द थर्ड क्या है?
8 का हाफ क्या होगा 4। ये हो गए मेरे 3 नंबर्स 4x 2x और 8x। अब मुझे बोला गया इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज 56। एवरेज मतलब तीनों नंबर डिवाइडेड बाय 3 इज 56। देन द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज। तो मुझे अभी ये इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो मैं जब इक्वेशन सॉल्व करना क्या होगा 4 + 2 कितना हो गया 6, 6 + 8 हो गया मेरा 14। ये हो गया 14x = 56 to 3। तो अगर मैं 56 × 3 करूंगा तो कितना आएगा मेरा 56, 6 3 से 18, 1 5 3 से 15, 116। तो ये आ गया मेरा 168। मतलब मेरा 14x = 168। अब x कितना आएगा मेरा x आ जाएगा 168/14। मतलब इधर आ गया 7, इधर 2 से काट दिया तो आ गया मेरे 8, काट दिया तो 4, फिर 7 से ये 1 इधर चला गया तो मेरा x कितना हो गया x हो गया मेरा 12। तो यहाँ पर बोला गया है डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। तो तीसरा नंबर कौन सा है 8x - 4x पूछा गया है। 8x - 4x करेंगे तो 8x 8 × 12 -4 × 12। तो 8 × 12 कितना होगा 8 × 10 होगा 80, फिर 88, फिर होगा आपका 96। 96 - 4 × 12, 4 10 से 40, 44, 48। 48 - 96 करेंगे फिर आ जाएगा मेरा 48। सही आंसर हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 4 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आइडेंटिफाई द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज 2 6 26 और 50। 2 6 26 और ये मैंने गलत लिख दिया 2 10 26 और तो क्या होगा अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो गलत तो 2 - 10 कितना हो गया 8, 10 - 26 16, 26 - 50 हो गया 24। 8 क्या हो गया 8 हो जाता है मेरा 8 × 1 = 8। 16 क्या होता है 8 × 2 हो गया मेरा 16। 24 क्या होता है 8 × 3 हो गया मेरा 24। इसका मतलब इसके बाद क्या होगा 8 × 4, 8 4 से कितना होता है 32। मतलब आपका 50 + 32 करना होगा। 50 + 32 अगर करेंगे तो कितना आ गया तब आएगा 82। मतलब मेरा तीसरा ऑप्शन सही है जो कि आपका 82। Man in a train notices that he can count 31 telephone poles in 1 minute. ठीक है if the poles at are equal intervals of 50 minutes, what is the speed of the train? तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस बाय टाइम। तो सबसे पहले मुझे डिस्टेंस निकालना होगा क्या दिया हुआ है 31 टेलीफोन पोल्स। तो 30 डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 50, यहाँ पर आ गया 50। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा एक इजी एग्जांपल से समझते हैं तो आपको इजी होगा। मान लीजिए 6 टेलीफोन पोल्स है, 6 टेलीफोन पोल्स के बीच में डिस्टेंस दिया है, हर एक टेलीफोन पोल के बीच में डिस्टेंस है आपका 50 मीटर। तो आपका टोटल डिस्टेंस मेजर कितना होगा टोटल डिस्टेंस हम लोग को पूछा गया है। टोटल डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 टेलीफोन पोल्स है तो उनके बीच में 50 मीटर डिस्टेंस है। 50 50 50 कितना हो गया 1 2 3 4 5।
तो टोटल डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे 5 × 50। उसी तरीके से यहाँ पर 31 टेलीफोन पोल्स दिया हुआ है के बीच में डिस्टेंस मेजर करने के लिए 30 × तो डिस्टेंस दिया हुआ है 50। आई होप अभी आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गया। एक बार इसको मिटा देते हैं, यहीं पे हम लोग को इक्वेशन भी सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 3 × 5 हो गया 15 0 0 1500 मीटर। टाइम हम लोग को दिया हुआ है कि 1 मिनट, 1 मिनट में देखते हैं तो इसका मतलब टाइम कितना हो गया, ये हो गया मेरा 60 सेकेंड। और स्पीड को कैलकुलेट करते हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 1500 बाय टाइम कितना है मेरा 60, 0 0 काट दिया मैंने, हो गया मेरा 150/6 मीटर पर सेकेंड। अगर आप आंसर देखें तो वो किलोमीटर पर आवर में आंसर दिया हुआ है, तो स्पीड को मुझे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो 150/6 को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, ये करना होगा 18/5 से क्या होगा आपका 6 3 18 और 5 3 15, तो हो गया मेरा 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेन जाएगा। देखिए ऑप्शन 4 पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ सम ऑफ ₹50,000 इज इन्वेस्टेड इन अ बैंक डिपॉजिट फॉर 1 ईयर एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। तो लिख लेते हैं, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है मुझे 50,000, टाइम कितना है तो 1 ईयर, और ये इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कंपाउंडेड ऑन अ हाफ ईयरली बेसिस। हाफ ईयरली बेसिस में क्या होगा आपका, यहाँ पर एन जो है वो हो जाएगा 2। हाफ ईयरली बेसिस के मतलब क्या होता है 6 महीने के लिए, एक साल में 6 महीने होंगे, और ये जो डेट है वो हो जाएगा आपका टू। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। एंड ऑफ 1 ईयर पूछा गया, तो यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट का सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, होगा P इंटू 10 8/100 इंटू n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल है 50 to 1 प्लस आर कितना है 500, तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू 100 बाई 105। इसका मैं पूरा कैलकुलेशन करके नहीं दिखाता हूँ, आप लोग ये घर में ही कर सकते हो, पर असली कारण ये है कि यहाँ पर स्लाइड में जगह नहीं होगा। तो इसका कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 55125। तो फिर इक्वेशन देखेंगे, अमाउंट कितना होता है, ये हम लोग का अमाउंट मिला है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस, तो यहाँ पर हम लोग को पूछा गया कि इंटरेस्ट कितना होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 55125 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है आपका 50,000 प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका 5, ये क्या हो जाएगा 5125 हो जाएगा आपका आंसर। कौन सा है आपका ऑप्शन 1।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग को दिया गया है कुछ लेटर्स और बोले गए उसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा। पहले जो लेटर्स है वो लिखते हैं ई सी एफ कॉमा पी सी डी जी कॉमा सी डी ई एच डी एफ आई। अब बोला गया कि नेक्स्ट में क्या आएगा उसे लिखने के लिए। तो देखते हैं इनमें रिलेशन क्या है। ए के बाद आ रहा बी, बी के बाद आता है सी, सी के बाद आता है डी, उसके बाद आएगा ए बी सी डी ई। इसमें देखते हैं ई कहाँ पर है, आपका 4 नंबर कट गया। अब देखते हैं सेकेंड टर्म क्या है। तो सेकेंड टर्म सबका एफ है, इसलिए हम लोग सेकेंड टर्म जो है उसे नहीं निकालेंगे क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं है। टर्म में एफ है तो सेम चीज है। फिर आई है और यहाँ पर 2 जी है। सेकेंड टर्म देखेंगे क्या है, ए बी सी, उसके बाद है डी ई एफ, फिर आ जाएगा जी। आपका ये वाला भी कट गया। लास्ट वाला ऑप्शन देखेंगे, ये एफ के बाद आता है जी, जी के बाद आता है एच, एच के बाद आता है आई, ई के बाद आएगा जे। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर, जो कि एफ जी जे। द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ सिलोजिज्म इन न्याय फिलोसफी इज, ए में निगमन, ऑप्शन बी में आपका उदाहरण, ऑप्शन सी है आपका हेतु, डी है आपका उपनयन, ये है आपका प्रतिज्ञा। इसको जो सीक्वेंस है इसको याद रखने का एक आसान तरीका मैं बता दूं, वो है आपका फुन। तो फुन अगर देखा जाए तो सबसे पहले पी से क्या आता है, पी से आता है आपका प्रतिज्ञा। एच से क्या आता है, एच से है आपका हेतु। यू से आता है आपका उदाहरण, यू से आता है आपका उपनयन, और एन से आता है आपका निगमन। इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आप प्रतिज्ञा हो गया 1, हेतु हो गया 2, उदाहरण हो गया और निगमन 5। हो जाएगा ई ई ई ई ए। देखते कहाँ पर है, ई सी, अगर देखें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन को जो है ज़रूर चैलेंज किया होगा बाद में, और एनटीए नेट के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मुझे यही क्वेश्चन पेपर जो है वो डाउनलोड करने के लिए मिला है। तो सही आपका क्या हो जाएगा, ECBTA। अगर मैं आपको किताब के बारे में बता दूं, मैं आपको पेज नंबर भी बता देता हूँ कौन से पेज में आपको ये मिलेगा, थ्योरी जो है मिलेगा आपको। KVS मदन सर के बुक को अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो उसमें आप लोग देखिएगा पेज नंबर 6.29, तो 6.29 नहीं होगा, 6.31, वहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है स्ट्रक्चर एंड काइंड्स तो उसके अंडर आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अगर कोई टीचर आपको कोई चीज़ बता दे तो उसे डायरेक्टली बिलीव ना करके आप खुद की
खुद भी जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। इनका अगर मीनिंग देखा जाए तो इनका कई बार इंग्लिश में भी आता है और आपको हिंदी वर्ड भी याद रखना है। प्रतिजना का मतलब क्या होता है? प्रतिजना होता है एक लॉजिकल स्टेटमेंट, हेतु, कारण, रीजन। उदाहरण होता है आपका एग्जाम्पल, उपनयन होता है आपका एप्लीकेशन, और फाइनली निगम होता है आपका फाइनल कनेक्शन। इसके बाद देखेंगे व्हाट इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिबल सेंटेंस इन न्याय फिलोसफी। ए से है आपका आकांक्षा, बी से योग्यता, सी से आपका तात्पर्य, डी से आपका सन्निधि। तो इसमें अगर देखा जाए तो सारा जो सीक्वेंस है सही है, सिर्फ एक ही चेंज कर दिया कि पहले होगा सन्निधि और उसके बाद होगा आपका तात्पर्य। मतलब आपका क्या हो गया, ए बी डी सी। यहाँ पर कहाँ पर है, 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर न्याय फिलोसफी के बारे में बात किया गया। न्याय फिलोसफी 4 चीजों को मानता है। पहला है आपका प्रत्यक्ष, जो कि मतलब हम लोग सामने देखते हैं या फिर अपने इंद्रियों से, सेंस ऑर्गन से उसको समझ सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। अनुमान मतलब होता है इन्फरेंस, जैसे कि मान लीजिए आपने जंगल में धुआं देखा तो आपने समझ लिया कि जंगल में आग लगा है। क्या आप जानते हो कि जहाँ भी आग लगता है वहां पर धुआं होता है। फिर आता है आपका उपमाना। उपमाना में आप कंपेयर करते हो। मान लीजिए आप कहते हो कि राम ऐसे दौड़ता है जैसे कि कोई चीता हो, तो आप क्या कहना चाहते हो कि राम बहुत तेज दौड़ता है और इसलिए आपने उन्हें कंपेयर किया है चीता के साथ। फिर आते हैं शब्द, और शब्द में ही आता है वर्बल टेस्टिमनी। इसमें ये चारों चीजें आते हैं, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, to infer rain in the past by perceiving muddy water in the pond is। तो आप जब इन्फर करते हो, कोई चीज को कंपेयर करते हो, उसे क्या बताया जाता है? उसे बताया जाता है आपका अनुमान या फिर अनुमाना। तो अनुमाना अगर यहाँ पर पूछा गया टू इन्फर रेन इन द पास्ट बाय परसीविंग मडी वाटर इन द पॉन्ड इज। ऑप्शन 1 में आपका पूर्ववत अनुमान, ऑप्शन 2 में आपका शेषावत अनुमान, ऑप्शन 3 में आपका बोध पूर्वावत अनुमान एंड शेषावत, या फिर ऑप्शन 4 में आपका कंपैरिजन। तो फिर आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका शेषावत अनुमान। शेषावत अनुमान आप याद रखिएगा कि कोई चीज जो खत्म हो जाता है, जब वो चीज हो चुका है उसके बाद अनुमान किया जाता है, इसलिए नाम पड़ा है शेषावत। पूर्वावत मतलब जो चीज होने वाला है फ्यूचर में, उस चीज के बारे में जब अनुमान करते हो उसे कहा जाता है पूर्वावत अनुमान। फिर देखेंगे द फैलेसी, हेद भाषा प्रोड्यूस इन द कंक्लूजन ड्यू टू द रेप्यूडिएशन ऑफ साध्या इन हेतु इज नोन एज। पहला ऑप्शन है आपका सेव्यविचार, दूसरा ऑप्शन है विरुद्ध, तीसरा ऑप्शन है आपका सत्प्रतिपक्ष, ऑप्शन 4 है आपका असिद्ध। तो फिर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जो कि आपका विरुद्ध। उसके बाद देखेंगे गिवन बिलो आर 4 propositions, 2 of them are related in such a way that they cannot be true although they can be false together. Select the quote that states the 2 proposition. A में all men are honest, B में no men are honest, C में है आपका some men are honest और D में आपका some men are not honest. So choose the correct answer from the options given below. 1 में आपका A and B only, 2 में आपका B and C only, 3 में आपका C and D only, और 4 में आपका A and D only. तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो है सच ए रिलेटेड कैन बी ट्रू ऑल्दो दे कैन बी फॉल्स, कि दोनों सही नहीं हो सकते पर दोनों गलत आपके हो सकते हैं। ये कौन से तरीके के स्टेटमेंट में होता है? ये होता है आपके कॉन्ट्रैरी स्टेटमेंट में। कॉन्ट्रैरी स्टेटमेंट क्या यहाँ पर क्या है? तो फिर है आपका A एंड B। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1, जो कि आपका A एंड B। यहाँ पर फिर से डाटा इंटरप्रिटेशन में कैलकुलेशन देखेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग टेबल इज ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ इंस्टीट्यूशन इन लाख पर एनम
ओवर द गिवन ईयर्स। तो यहाँ पर आपका खर्चा दिया गया है इंस्टीट्यूशन का। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर इंस्टीट्यूशन हैड टू पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट कितना है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 549, 9 + 6 15, 15 और 4 हो जाएगा 19, 19 + 4 हो जाएगा 23 आएगा 2, 3 + 2 हो जाएगा 5, 5 6 7 8, 8 + 6 हो जाएगा आपका 8 + 6 हो जाएगा 14, 14 + 9 हो जाएगा 23। यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 2 से 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 और 3 हो जाएगा आपका 11 और 3 14, 14 और 4 हो जाएगा 18। यहाँ पर देखता हूँ कैलकुलेशंस गलत तो नहीं किया। इसे फिर से देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका 549, 9 + 6 कितना हो गया, 9 + हो जाता है आपका 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23, 3 2 आ गया, 2 + 3 5, 5 + 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 2 2 2 से 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 3, 11 + 3 हो गया मेरा 14, 14 + 4 हो गया मेरा 18। तब ये हो गया 183.3। तो ये हो गया 183.3। बोला गया मुझे एवरेज निकालने के लिए 1 2 4 5 एवरेज होगा 5 हो जाएगा मेरा 5 3 से 15 15, तब 3 इधर ही है 5 से 30, तो 36 नंबर 2। तो ये देखा आपने, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होगा, आपको सिर्फ एक वैल्यू निकालना होगा ताकि आप आंसर को जो है उसे टिक कर पाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ बोनस पेड बाय द इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द सैलरी ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट क्या करना होगा, लोग को कैलकुलेशन में देखना होगा सैलरी कितना दिया गया है। पहले कैलकुलेशन करते हैं 8 9 10 10 14 14 6 20 0, यहाँ आ गया मेरा 2, 8 4 हो गया 12, 12 8 + 2 हो गया 10, 10 14 16, 16 3 19, 19 और 2 हो गया मेरा 21 1, फिर से ऊपर आ गया 2, फिर करते हैं 2 2 से 4, 4 3 से 4 3 से 7, 7 3 10, 10 3 13, फिर 17। ये आ गया मेरा सैलरी ऑफ द स्टाफ। सैलरी। अब मुझे देखना है बोनस। तो यहाँ पर बोनस कितना कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये 3 आप देखिए थोड़ा चेंज कर, यहाँ पर होगा आपका 4 2 कितना आ गया 8, 8 + 8 16, 16 + 6 आ गया आपका 4 2 4 और 2 आ गया आपका 6, 6 और 6 आ गया 12, 12 0 2 5 8 9 10 15, 15 6 का 21, 21 9 आ गया आपका 30। तो 3 3 से 6 6 9 9 12, 12 और 5 आ गया 12 15 17। ये आ गया आपका 17.00। तो बोला गया परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर परसेंटेज कैलकुलेट किया जाए क्या होगा आपका 17/1710 इंटू
आपका 0 और 0 कट जाएगा, तो फिर आपकी कैलकुलेशन क्या होगा, 170/71। ये क्या हो जाएगा, आपका अप्रॉक्स आ जाएगा 1%। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 170/171 अगर आप करेंगे तो क्या होगा, तो 170 से डिवाइड करना होगा 171, इसका आ जाएगा 1, उसके बाद अप्रॉक्स कुछ कैलकुलेशन आएगा। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सबसे इजी कैलकुलेशन से आता है कि नहीं, और यहाँ पर आ गया फोन नंबर में 1%। Total expenditure on these items 2015 was approximately what percentage of total expenditure? 2015 में expenditure वो what percentage of total expenditure in 2019? तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा 2015 में कितना एक्सपेंडिचर हुआ था। 2015 में कितना हुआ था, 288, आपका 98, 23, 4 और 80। ये आ गया आपका 40, ये आ गया 339, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब आएगा आपका 495.40। ये मैंने थोड़े गलत तरीके से लिख लिया, ये हो गया ऐसे 288, आपका 98, ये 3, ये है 20.4, ये होगा आपका 80, आ गया 0.05, ये आ गया आपका 495। ये जो डाटा है ये है मेरा 2015 के लिए। अब मुझे निकालना है आपका 2019 के लिए। तो 2019 के लिए अगर क्या होगा आपका 420 प्लस 14 प्लस 3.96 प्लस 49.40 प्लस 90। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 1 इधर आ जाएगा 5, 8। अब क्या पूछा गया, टोटल एक्सपेंड व्हाट परसेंटेज एक्सपेंडिचर इन 2019। तो इसका कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं, 495.585.36 इंटू 100। इधर पॉइंट और पॉइंट को कैंसिल करते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा 455.585.6 इंटू 100। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 49 को, ये 49 हो गया आपका 50, 49 दिया हुआ है, इसको थोड़ा इंक्रीज करके लिख देते हैं हम लोग 50, 1 2 3, और 58 को 1 इंक्रीज करते हैं 6। इससे क्या होगा, मुझे एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया आ जाएगा कितना परसेंटेज होना चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसमें आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा। 200 क्या हो जाएगा मेरा, 0.5 जो है वो कट है, और फाइनली क्या बच जाएगा मेरे पास, बच जाएगा मेरे पास 5/6 इंटू 100 टू 506।
इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो क्या आ जाएगा, 6 से अगर डिवाइड करेंगे 8 6 48, फिर आ गया आपका 2 तो 3 और फिर आ गया आपका 18, ये आ गया आपका 2 बच गया। तो 83% के जो सबसे करीब होगा वही आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर सबसे करीब कौन सा है, वो है आपका 84। आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 1 जो कि 84। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑन दिस आइटम्स ड्यूरिंग द ईयर 2017 इज। 2017 में कितना एक्सपेंडिचर हुआ था, ये आपका 2017। तो अब 2017 को ऐड करना होगा, 324,101 3.84 41.0 और आपका 74। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 4 तो पॉइंट, इधर चला गया आपका 1 जाएगा मेरा 4 4 544.04। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा, 4 आना चाहिए। 4 कैसे, 0.84 0.60 6 से 14, हाँ 8 + 6 तो 14 होता है, 14। तो ये होगा सही आंसर 544.44। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस 2016 एंड 2018 वाज। पहले 2 ईयर्स लिखते हैं, 2016 और 2018। 16 और 18 में टैक्सेस को देखते हैं। 16 में टैक्स कितना था, तो 8, और 2018 में टैक्स कितना था, तो फिर होता है 8 का रेशियो निकालते हैं। ये आ जाएगा मेरा 54, ये आ जाएगा मेरा 44, फिर से 2 से कट करेंगे तो 22, आ जाएगा मेरा 2 7। तो ये आ जाएगा मेरा 27:20। अगर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो कि आपका 27:22। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रिविएशन आईओटी। आईओटी का फुल फॉर्म क्या है, पहला इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ टूरिज्म, ऑप्शन 2 है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन 3 है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग, ऑप्शन 4 है आपका इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जो कि आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। के बाद पूछा गया विच टाइप ऑफ मेमोरी होल्ड्स अ कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। ऑप्शन 1 है आपका रैम, ऑप्शन 2 है आपका वैन, ऑप्शन 3 है आपका रोम, या फिर ऑप्शन 4 है कैच। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 जो कि है रैम। असर्शन में दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ मोबाइल यूजर्स इन इंडिया इंक्रीजिंग रैपिडली। रीजन में दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ मोबाइल इज डिक्रीजिंग। इसका ऑप्शन 1 है आपका बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब करेक्ट है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन 2 में बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नंबर 3 में ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन 4 में ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, जो दोनों सही है और रीजन भी सही है। The file extension of Microsoft Word document in Office 2007 is ऑप्शन 1 है docx, ऑप्शन 2 है png, ऑप्शन 3 है doc, ऑप्शन 4 है jpg। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 docx। ये दोनों जो है ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड है, ये MS वर्ड के फॉर्मेट है। और अगर png और jpeg की बात की जाए, png और jpeg किस चीज़ के फॉर्मेट है, तो पिक्चर के।
व्हाट इज द बाइनरी नंबर फॉर द डेसिमल 9? बाइनरी नंबर क्या होगा फॉर द डेसिमल 9? तो अगर इंसानों की बात की जाए तो हम लोग डेसिमल समझते हैं, डेसिमल नंबर्स, और अगर कंप्यूटर्स की बात की जाए तो वो समझते हैं बाइनरी नंबर्स। डेसिमल नंबर क्या होता है? डेसिमल नंबर होते हैं आपके 0 to 9। बाइनरी नंबर क्या होता है? आपके कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0। यहाँ पर पूछा गया डेसिमल नंबर 9 क्या होगा, तो इसको कन्वर्ट करना होगा डेसिमल नंबर को बाइनरी में। क्या करेंगे? डेसिमल नंबर 9 क्या हुआ है, कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 4 8, 8 आ गया, रिमेनिंग 1। तो फिर 2 4 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 4 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 4, यहाँ पर आ गया 4, रिमेनिंग कितना रह गया? 0। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, तो रिमेनिंग कितना रह गया? रिमेनिंग रह गया 0 1। अब बाइनरी नंबर लिखने के लिए क्या करना होगा? हम लोग को नीचे से ऊपर जाना होगा। नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो क्या नंबर बनेगा? तो क्या बनेगा? 1 0 0 1। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका सही ऑप्शन होगा नंबर 2, जो कि है आपका 1 0 0 1। अब मान लीजिए आप लोग को कोई बाइनरी नंबर दिया गया है, आप लोग को कोई बाइनरी नंबर दिया गया और बोला गया है कि उस बाइनरी नंबर को आप जो है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? बाइनरी नंबर को अगर हम लोग को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो क्या करना है? देखिए बाइनरी नंबर मान लीजिए हम लोग को दिया गया 1 0 0 1। तो इसमें हम लोग क्या कैलकुलेशंस करेंगे? सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 0। फिर जितना हम लोग लेफ्ट साइड में, आपके राइट साइड, ये कौन सा साइड हो गया, हाँ, जितना हम लोग लेफ्ट साइड में जाएंगे उतना हम लोग पावर को इंक्रीज करते रहेंगे। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 1, फिर आपके 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 2, फिर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 3। ऐसे ही अरेंज करते जाएंगे। फिर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 2 टू द पावर 3 कितना हो गया? 2 2 4, 4 2 8, ये हो गया 8, प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0, ये भी आ गया 0, और 2 टू द पावर 0 कितना हो गया? 1, 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1, ये नंबर कितना हो गया? 8 प्लस 1 9। तो बाइनरी नंबर अगर हम लोग को दिया जाएगा 1 0 0 1, तो इसका डेसिमल नंबर क्या होगा? 9। द फिनोमिनन ऑफ ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय, ए में है आपका वोलेटाइल क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, बी में आपका एमिशन फॉर थर्मल पावर प्लांट, सी में आपका कंबशन ऑफ अर्बन वेस्ट, डी में आपका एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर्स। आपका ऑप्शन डी तो कभी नहीं होगा और ये होगा। पहले देखते हैं डी कहाँ पर है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसी में हम लोग को सही आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर 3 जो कि आपका ए, बी और सी। Which of the following was not an issue of the address under Millennium Development Goals? ऑप्शन 1 है चाइल्ड मोर्टेलिटी, ऑप्शन 2 है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन 3 है ह्यूमन राइट, या फिर ऑप्शन 4 है प्राइमरी एजुकेशन। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 जो कि है ह्यूमन राइट्स। आइडेंटिफाई द correct sequence of countries in decreasing order of their contribution per capita emission of carbon dioxide at present। तो ऑप्शन ए में इंडिया, बी में चाइना, सी में यूएसए, डी में जापान। तो अभी तक अगर देखा जाए तो 3 पेपर मैंने सॉल्व किया, 2 पेपर जो है नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। तो तीनों पेपर में आपके ये क्वेश्चन कुछ ना कुछ फॉर्म में रिपीट किया गया है। इस सीक्वेंस को जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा याद रखना है। तो सीक्वेंस क्या है? सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है आपके चाइना में, उसके बाद आता है आपका यूएसए, उसके बाद आता है आपका इंडिया, उसके बाद आता है आपका रशिया। तो ये जो सीक्वेंस है आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पर अगर करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करें तो सबसे पहले कौन सा आएगा? चाइना। तो फिर बी कहाँ पर है? नंबर 2 में। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा?
BCAD, BC जो कि 2 नंबर पे, A 3 नंबर पे, फिर D जापान। असर्शन में दिया हुआ है इन contemporary environmental disclosure, small hydropower plants are preferred over large hydropower plants. रीजन में दिया हुआ है installation of a small hydropower plant less capital intensive as compared to large hydropower plant. तो इनमें से कौन सा सही होगा? ये दोनों जो चीज़ है वो सही है, पर आपका R is not the correct explanation of A. सिर्फ आपका स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जो है उसे इसलिए प्रेफर नहीं किया जाता है कि वो खर्चा में कम होता है। खर्चा कम है ये तो सही बात है, पर अगर बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट होता है, हाइड्रो पावर प्लांट आप समझिए कि वहाँ पर हम लोग को बनाना पड़ता है एक डैम। जब भी किसी जगह में डैम बनाना पड़ता है तब वहाँ पर बहुत सारा जगह जो है फॉरेस्ट है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं सब कुछ बर्बाद हो जाता है उस जगह पे। तो स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट बनाने का यही फायदा होता है कि आप एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डे टाइम नॉइज स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब फॉर रेसिडेंशियल एरियाज इन इंडिया इज। ऑप्शन 1 है आपका 75, ऑप्शन 2 है आपका 65 डेसिबल, ऑप्शन 3 है आपका 55 डेसिबल और ऑप्शन 4 है आपका 50 डेसिबल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 जो कि 55 डेसिबल। यहाँ पर आपका चार्ट दिया है वो आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ये डे का मेजर है और ये है आपका नाइट का। ये मैक्सिमम साउंड लेवल्स हैं, तो डेसिबल में मेजर किया जाता है आपका साउंड लेवल। तो इंडस्ट्रियल एरिया में डेसिबल देखा जाता है 75 to 65। इंडस्ट्रियल एरिया क्या होता है? जहाँ पर आपका फैक्ट्री सेटअप होता है, इंडस्ट्री सेटअप होता है, उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल एरिया। फिर आते हैं कॉमर्शियल एरियाज। कॉमर्शियल एरियाज क्या होते हैं? जहाँ पर आपके मान लीजिए मॉल है या मार्केट प्लेस है, इनको कहा जाता है कॉमर्शियल एरिया, जहाँ पर दिन में 65 और रात को 55। फिर होता है रेसिडेंशियल एरियाज, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, दिन को 50 रात को 45। फिर आते हैं साइलेंट जोन। साइलेंट जोन क्या होते हैं? मान लीजिए ओल्ड केयर सेंटर हो गया, नर्सिंग होम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ये सब होते हैं साइलेंट जोन, जहाँ पर डे में 50 और रात को 40। Takshila, an ancient center for higher learning in India, was declared as a heritage site by the UNESCO in ऑप्शन 1 है आपका 1980, ऑप्शन 2 है आपका 1982, ऑप्शन 3 है आपका 1984, ऑप्शन 4 है आपका 1986। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 जो कि है 1980। उसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसे रूसा कहा जाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है aiming at providing strategic funding to eligible state higher educational institutions was launched in ऑप्शन 1 है आपका 2010, ऑप्शन 2 है आपका 2011, ऑप्शन 3 है आपका 2012, ऑप्शन 4 है आपका 2013। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 2013। Gross enrollment ratio in higher education is the total enrollment in higher education regardless of age expressed as a percentage to the eligible official population in a given school year. Which of the following age groups explain the eligible official population in this regard? सबसे पहले ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की अगर हम बात करें, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में देखा जाता है कितने सारे बच्चे जो है वो स्कूल से पास आउट करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई करते हैं। इंडिया में अगर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अगर देखा जाए तो वो है अराउंड 26%, 26% अप्रॉक्स। तो पूछा गया है कौन से एज ग्रुप को देखा जाता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के लिए। ये तो आप कॉमन सेंस से आइडिया लगा सकते हो सी कौन सी एज ग्रुप है जो स्कूल को छोड़ के स्कूल से पास आउट करने के बाद कॉलेज जाएगी। तो ऑप्शन 1 है आपका 16 from 21 years, 16 to 21 years, ऑप्शन 2 है आपका 17 to 22 years, ऑप्शन 3 है आपका 18 to 23 years, ऑप्शन 4 है आपका 19 to 24 years। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 जो कि है 18 to 23 years। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है which of the following statement best describe value education? ऑप्शन ए है इट इज अ कोर्स इन मॉरल साइंस,
ऑप्शन बी है इट टॉक्स अबाउट रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर वंस ओन एक्शन। ऑप्शन सी है आपका स्टूडेंट ऑब्जर्व एंड इमिटेट एडल्ट बिहेवियर पर्टिकुलरली दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। ऑप्शन डी है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट एंड एक्सप्लोर देयर इनर सेल्फ। ऑप्शन ई है इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू फिक्स देयर प्लेस इन देयर लाइफ, फिक्स देयर प्लेस इन देयर लाइफ। इसमें अगर देखा जाए तो फिर आपका ऑप्शन सी तो सही है। तो देखेंगे किसमें आपका ऑप्शन सी नहीं है, आपका नंबर 4 जो है वो कट गया क्योंकि उसमें ऑप्शन सी नहीं है। बाकी देखेंगे ई भी होना चाहिए, फिर इसमें देखेंगे ई कहाँ पर, ए बी सी सी। तो आपका सही आंसर होगा सी डी और ई। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आईसीटी इनिशिएटिव्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव क्या क्या रहता है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें ऑप्शन ए है आपका स्वयं, बी है स्वयं प्रभा, सी है ई पीजी पाठशाला और डी है आपका ई यंत्र। द बेनिफिट फॉर स्टूडेंट एंड रिसर्चर, वन है आपका टू गेट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इज एम्बेडेड इन सिस्टम। ऑप्शन 2 है आपका टू गेट फ्री बुक्स एंड करिकुलम बेस्ड ई कंटेंट। ऑप्शन 3 आपका टू वॉच हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स 24/7। ऑप्शन 4 है आपका टू अर्न क्रेडिट्स थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज। इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो स्वयं प्रभा क्या होगा, तो बी का होगा 3। बी3 देखा जाएगा तो एक ही है बी3। यहाँ पर ए का 4, ए जो है स्वयं, ये एक ऑनलाइन पोर्टल है, मतलब जैसे आपका यूडेमी हो गया या फिर आपका कोर्सेरा हो गया, इसमें आपके जितने कोर्सेज होते हैं स्वयं में वो सारे फ्री होते हैं और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो जिससे आपको ऑनलाइन क्रेडिट मिलेगा। फिर C2 अगर बात किया जाए कि पीजी पाठशाला क्या है, तो यहाँ पर आपको जितनी ई कंटेंट है वो सब मिलेंगे, वीडियो कोर्सेज भी रहते हैं आपके टीचर्स के द्वारा जो हमारे पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। और डी का 1 दिया हुआ है ई यंत्र, इससे टू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन एम्बेडेड सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही था, आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। मिलेंगे हम लोग अगले वीक में।